टॉक्सिसिटी फ्रॉम हनी के बारे में, जिसमें मैंने आपको कहा था जी कि जो सम टाइम जो है ना हनी जो हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ अल्कलॉइड्स हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिक कंपाउंड हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो हनी बीज होती है ना, जो ख़ास तौर पे वाइल्ड हनी होता है, जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर नहीं हम उसको बनाते, बल्कि उसमें जो बीज होती हैं दे आर फ्री टू रन एवरीवेयर, कि जहाँ पे उनको वो नेक्टर नज़र आता है तो वहाँ पे वो नेक्टर को कलेक्ट करती हैं। तो उसमें अगर कोई ऐसे प्लांट्स हैं कि जो पॉइजनस होते हैं, वहाँ से अगर नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, तो उससे जो हनी बनेगा उसमें कुछ ऐसे अल्कलॉइड्स हो सकते हैं। अल्कलॉइड्स के बारे में बताया था मैं कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकते हैं, और ये आपकी मेटाबॉलिज्म के साथ ना इंटरफेयर करते हैं, और इसी हवाले से फिर वो जो आपका मेटाबॉलिज्म के साथ जब इंटरफेयर्स होती है, तो उस वक़्त मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स है या कंपाउंड्स है वो अफ़ेक्ट होती है, और अननेसेसरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बॉडी में अकम्युलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिसिटी आना शुरू होती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हनी जो आपकी बीज होती है ना, हनी बीज, उनको ये अल्कलॉइड जो है ना वो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन कुछ सूरतों में हनी बीज की भी डेथ हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो है ये अल्कलॉइड होते हैं हनी बीज के लिए इंजूरियस नहीं होते, बल्कि ह्यूमंस के लिए ये नुकसानदेह हो सकते हैं अगर उसकी ओवरडोज हम ले लें। इसीलिए आमतौर पे कोशिश करनी चाहिए कि जो हनी है वो सर्टिफाइड सोर्स से लिया जाए। कंपनी जो हनी हमें प्रोसेस करके देती हैं, तो और वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में देती हैं, यानी कि वो बीज को कंट्रोल एनवायरनमेंट देती हैं, ताकि जो बीज हैं वो अननेसेसरी जो पॉइजनस प्लांट्स हैं या इस तरह के जो प्लांट जिनके अंदर इस तरह के अल्कलॉइड्स हैं या हार्मफुल कंपाउंड्स हैं, उन तक वो ना जा सकें। तो इसमें फिर ज़ाहिर बात है उनके रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं, इसलिए ये हनियाँ थोड़ा सा कॉस्टली होगा। लेकिन जो हनी वाइल्ड होता है वो सस्ता होता है। बाद लोग कहते हैं जी वाइल्ड हनी बहुत अच्छा होता है कि उसकी ज़्यादा फ़ायदा होती है, उसमें ज़्यादा पौधों का जो होता है इफेक्ट। लेकिन उसमें ये इशू है कि अगर उसमें कुछ ऐसे प्लांट से नेक्टर कलेक्ट कर लिया जाए कि जो जिसके अंदर मौजूद जो केमिकल कंपाउंड्स है, अल्कलॉइड जो हैं, अगर वो आपके लिए नुकसानदेह हैं, तो उस हनी को कंज्यूम करने से आपकी हेल्थ जो है ना वो अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा कुछ कंपनी जो होती है ना वो स्पेशल कस्टमाइज्ड किस्म के जो हनी सेल करते हैं, जिसमें वो हनी को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम सिंगल टाइप ऑफ प्लांट्स, यानी कि बाद दफ़ा कहता है जी ये मलबरी के प्लांट से लिया गया नेक्टर जो है ना उससे हनी बनाया हुआ है। या इसके अलावा जो फ्लावर्स हैं या जैसे रोज़ फ्लावर है, समटाइम रोज़ गार्डन के अंदर जो है ना लोग इस तरह का काम भी साथ कर लेते हैं ना, यानी कि जो हनी बीज को भी वहाँ पे पाल लेते हैं, और हनी बी जो है ना फिर उस रोज़ गार्डन में जो फूल होते हैं वहाँ से वो नेक्टर को कलेक्ट करती हैं। इस तरह से वो जो हनी है उसके अंदर रोज़ प्लांट के सारे जो बेनिफिशियल हैं असरात वो पाए जाएँगे। लेकिन ये वाला हनी जो होता है ये फिर ज़्यादा सुपीरियर किस्म का होता है, और इसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इसलिए ये मार्केट में ज़रा ज़्यादा प्राइस पे आपको मिलता है। तो ये हमने कल शायद डिस्कस कर लिया था कि अगर हनी बीज जो है ना वो नेक्टर को कलेक्ट करती हैं प्लांट से, जिसका नाम रोडोडेंड्रॉन है पॉन्टिकम, इसको हम एजीलिया पॉन्टिका भी कहते हैं। इसमें अल्कलॉइड होते हैं और ये ह्यूमंस के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी एंड्रोमीडा फ्लावर्स होते हैं, और उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम ग्रेनोटॉक्सिन कहते हैं, ठीक है ना। और ग्रेनोटॉक्सिन जो है ना बेसिकली ये आपके जो है टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं और आपकी मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करते हैं,
और इसमें डिफरेंट किस्म के जो न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, और न्यूरोटॉक्सिन्स के बारे में आपको बताया था कि जो इंटरफेयर करते हैं आपकी नर्व इम्पल्स के साथ या नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ, वो इंटरफेयर करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के जो जितने भी होते हैं ना आपके न्यूरोटॉक्सिन्स वगैरह, ये आमतौर पे ऐसे जो फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं कि जो इनवॉलंटरी होते हैं, जैसा कि रेस्पिरेशन होती है, हार्ट बीटिंग होती है, तो इनको वो क्या कहते हैं, अफेक्ट करते हैं, और इसकी वजह से पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है ना। जब नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है वो ब्रेक होती है कहीं से, तो उसकी वजह से पैरालिसिस हो सकती है। लिम्स वगैरह, क्योंकि पाँव हाथ जो हैं वो काम करना छोड़ देंगे। इसके अलावा डायाफ्राम, जो कि सांस लेने का अमल जो है, उसके अंदर डायाफ्राम इन्वॉल्व है, और इसमें इनवॉलंटरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं आपकी रेस्पिरेशन के अंदर। तो उसके अंदर भी यही होता है कि सांस जब नहीं आएगा तो उसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। सो स्पेसिफिक ग्रेनोटॉक्सिन्स में वेरी विद प्लांट स्पीशीज, तो मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ग्रेनोटॉक्सिन हो सकते हैं, और ये आमतौर पे ना डायटरपीन्स होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं एंड कंटेन नो नाइट्रोजन। तो इनके ये बेसिकली इसकी केमिस्ट्री बताई गई है कि ये इसमें नाइट्रोजन तो नहीं होती, लेकिन कुछ पॉली हाइड्रोक्सिलेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं कि जो आपकी बॉडी में अननेसेसरी बिहेवियर को इनिशिएट करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को वो अफेक्ट करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेरेंस करते हैं। Then bee nectar collected from datura plants, belladonna flowers and oleander can result in toxic honey। ये तो ये एक और है, इसमें कुछ प्लांट्स ये भी टॉक्सिक होते हैं, इनकी वजह से भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो पौधे जिनसे हम ये प्रोड्यूस करते हैं ड्रग्स वगैरह, ठीक है, जैसे कि नारकोटिक ओपियम है, वहाँ से भी हनी प्रोड्यूस होता है, उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमंस के ऊपर। तो वैसे तो ओपियम प्लांट जो है, ये जो पोपी सीड प्लांट है, इसकी जो ग्रोथ है, उसकी कल्टीवेशन जो है ना, वो बैन है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान के अंदर इसको स्टिल किया जाता है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो लेकिन है कि इससे अगर कोई हनी बना रहा है तो वो हनी हार्मफुल हो सकता है ह्यूमन बॉडी के लिए। सो इन एरियाज वेयर बी कीपिंग डेवलप इनटू एन industry, producer ensures that bees do not feed on toxic flora and toxic honey does not reach market। तो जितनी भी सर्टिफाइड कंपनीज होती हैं या जो एक वेल रिप्यूट इंडस्ट्री की फॉर्म में काम कर रही होती हैं, तो वो कोशिश करती हैं कि जो हनी है जो सेफ हो, जो कि कंज्यूमर तक पहुंच रहा हो। सो पॉइजनिंग ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ टॉक्सिक हनी में अकर व्हेन इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स गैदर हनी फ्रॉम वाइल्ड बीज एंड सेल इन मार्केट। तो वही बात के जो आमतौर पे जो लोग घूम फिर के जंगलों से, पहाड़ों से, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे जो वाइल्ड बीज होती हैं ना, वो अपने वो जो कहते हैं हाइव्स को बनाती हैं और वहाँ पे शहद को कलेक्ट करती हैं, वहाँ से जो वो हनी को कलेक्ट करते हैं ना, तो वो नुकसानदेह हो सकता है। यानी कि उसमें भी मतलब चांसेस हैं कोई अच्छा भी हो सकता है, लेकिन है कि ज़्यादातर सूरतों में वो नुकसानदेह भी हो सकता है। देन टॉक्सिसिटी फ्रॉम क्वेल। तो क्वेल बेसिकली एक बर्ड है और इसको हम गेम बर्ड कहते हैं। इंसान इसका शिकार करता है और इसको इस्तेमाल करता है अपने खाने के लिए। लेकिन ये जो परिंदा है, इसको हम कटोर्निक्स कहते हैं, और इसी वजह से जो इससे टॉक्सिसिटी होती है उसे हम कहते हैं कटोर्निज्म, ठीक है ना। तो इससे ये क्या करता है जी कि मुख्तलिफ प्लांट्स के ऊपर ये फीड करता है। तो उन प्लांट्स में ना कुछ अल्कलॉइड्स होते हैं जिन्हें हम कोनीन अल्कलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन से प्लांट्स हैं जी? वो हेलबोरस है प्लांट, एंड कोनिनियम मेसिलेटम है, ठीक है ना, जिसे हेमलॉक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हेमलॉक आमतौर पे वैसे अगर पौधे को खाया जाए, इसके पत्ते को, तो उससे आपका सांस जो है ना वो घुट जाता है, इसीलिए इसको हेमलॉक भी कहते हैं। तो एक फेमस है प्लांट टॉक्सिसिटी कॉज करने के वाले से।
तो लेकिन ये जो बर्ड्स होते हैं ये इन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं और उनकी टिश्यूज़ के अंदर ना एक्सेसिवली ना ये क्विनीन अल्कलॉइड्स जो है ना वो अकोमोलेट हो जाते हैं और उनकी एक्सेसिव अकोमोलेशन की वजह से जब इंसान उसको कंज्यूम करेगा और तकरीबन अगर वो उसका लेवल 100 मिलीग्राम से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वो ह्यूमंस के लिए फैटल हो सकता है। लेकिन बर्ड्स को ऐसा उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इंसान जो है, ह्यूमन जो हैं, जब कंज्यूम करेंगे अबव 100 मिलीग्राम ये कोनीन अल्कलॉइड्स, तो उनके अंदर डिफरेंट तरह के सिम्पटम्स जो है ना वो आते हैं, जैसे कि सांस का मुश्किल से आना, ठीक है ना, लेबर्स रेस्पिरेशन है, पैरालिसिस हो सकती है, सफोकेशन जिसे एस्फेगिया सॉरी एस्फेक्सिया कहते हैं और सांस घुटने से मौत वाक़या हो जाती है। तो ठीक है। सो ये है जी कोयल के बारे में मैंने आपको बताया कि इससे जो टॉक्सिसिटी जो कॉज होती है। इसके अलावा जी एग्स जो हैं, ठीक है ना, रॉ एग्स जो हैं उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। समटाइम कुछ लोग ना रॉ एग, जैसे कि वो कोई पहलवान टाइप देसी पहलवान जो होते हैं, वो बहुत रॉ एग के बारे में कहते हैं जी कि बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए, जबकि ये गलत बात है क्योंकि इसमें एक प्रोटीन होता है जिसे हम एवरिन बोलते हैं। एवरिन जो है ना दैट इंटरफेयर्स विद द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, या खासतौर पे विटामिन बी जो है उसकी मेटाबॉलिज्म के साथ जो है ना वो इंटरफेयर करता है, ठीक है ना, और उसकी वजह से अननेसेसरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं आपकी बॉडी में और उसकी वजह से आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह के जो सिम्टम्स आते हैं और वो अननेसेसरी कह लें कि जो आपके सिम्टम्स आएँगे, उसमें फटीग हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, नाउज़िया, डर्मेटाइटिस है, मस्कुलर पेन हो सकती है। तो एवरिन जो है ये है हीट सेंसिटिव, ठीक है ना? जो कि ये प्रोटीन है और ये ऐसी प्रोटीन है कि जो विटामिन बी को बाइंड करती है मेरे साथ, ठीक है ना? विटामिन बी को बाइंड करती है और विटामिन बी जो है ना वो खुद इन्वॉल्व है मुख्तलिफ तरह के मेटाबॉलिक पाथवेज़ में, मुख्तलिफ इस तरह के एंजाइम्स के अंदर ये एज़ अ को-फैक्टर काम करता है। तो अगर विटामिन बी 12 को बाइंड कर दिया जाएगा, एवरिन अपने साथ बाइंड कर देगी, तो वो तमाम जो आपके रिएक्शंस जहाँ के पे विटामिन बी 12 काम कर रहा है एज अ को-फैक्टर, कोएंजाइम, तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती, वो रिएक्शन नहीं हो सकते, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बॉडी के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड या अननेसेसरी कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं कि जो टॉक्सिसिटी को कॉज करते हैं। तो इसलिए जो रॉ एग्स हैं उनका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। अगर आप कह लें कि 20 रॉ एग्स पर डे यूज़ कर रहे हैं फॉर सेवरल वीक्स, तो इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम एक कंडीशन का नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं बायोटिन एविटोमिनोसिस, ठीक है जी। तो ये इसकी कंडीशन होती है जिसमें आप के अंदर फटीग होगा, डिप्रेशन होगा, नाउज़िया, डर्मेटाइटिस हो सकता है, जिनकी स्किन के ऊपर स्केलिंग आना शुरू होती है और मस्कुलर पेन हो सकती है। तो आमतौर पे ये जो विटामिन बी बाइंडिंग जो प्रोटीन है, ये होती है हीट सेंसिटिव। जब आप इसको अंडे को कुक करेंगे, फ्राई करेंगे, बॉयल करेंगे, ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है ये डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है, जिसकी वजह से जब आप इसको कंज्यूम करेंगे तो उसका नुकसान आपको नहीं होगा और विटामिन बी जो है ना वो बाइंड नहीं होगा। Then raw egg while also contain a protein called albumin, ठीक है ना। कोनएल्बुमिन जो है ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है और ये बाइंड करता है अपने साथ आयरन को और कॉपर को, ठीक है ना। ये एग वाइट में होता है, तो ये भी अगर आप हीट करेंगे तो हीट करने से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कोनएल्बुमिन जो है अगर आप ये भी वही बात है कि अगर आप डेली बेसिस पे ज़्यादा रॉ एग्स कंज्यूम कर रहे हैं तो ये मसला आ सकता है। इसके अलावा रॉ एग खाने का एक और नुकसान हो सकता है कि जो एग का सरफेस होता है, ठीक है ना, इट इज़ हेविली इन्फेस्टेड विद साल्मोनेला, यानी कि जब ये मुर्गी अंडा देती है तो उस वक़्त
उसके साथ कुछ वेस्ट उसका जो है वो लगा होता है उसके अंदर, और जितना भी जो मुर्गी का वेस्ट होता है उसमें हेविली प्रेजेंट होता है जी सामोनेला। सामोनेला एक फेमस किस्म का फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो अगर ये भी अगर आपकी डाइट में चला जाए तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली भी अगर आप अंडा यूज़ करते हैं, घर में भी यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि पहले अंडे के सरफेस को वॉश कर लें अच्छी तरह से, ठीक है ना। बल्कि अगर आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं तो उसको पहले आप वॉश करके तो फिर रखें, ठीक है ना। आमतौर पे हम वॉश करके रखते नहीं बल्कि ऐसे ही फ्रिज के अंदर हम रख देते हैं, ठीक है ना। कभी आपने कुछ लोग हैं जो ऐसे करते हैं कि अंडों को हल्का सा रिंस करके और फिर फ्रिज में रखेंगे, कोई करता है ऐसे? नो सर। नहीं करते ना। देखें कितनी वो बड़ी नो। गलती है। देखें कि वो अंडे जो होते हैं ना उनकी सरफेस पे साल्मोनेला मौजूद है और फ्रिज के अंदर आप उसको रख रहे हैं, तो फ्रिज के अंदर जब आप रखेंगे तो वो जाहिर सी बात है जब बगैर धोए रखें, आप देखें बाद दफा आपको नजर आ रहा होगा कि उसके ऊपर ना मुर्गियों का वेस्ट लगा होता है ना कि नहीं होता? देखा है ना आपने? होता है, होता है। ठीक है ना। अब वो यस सर। अब देखें वो वेस्ट आपका ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे आपने अपनी फूड को स्टोर किया हुआ है, ठीक है ना। तो उस फूड को यहाँ पे स्टोर किया हुआ है तो वहाँ पे आपने अंडों को स्टोर कर दिया, तो वहाँ से वो साल्मोनेला जो है क्या वो दूसरी फूड के अंदर नहीं जा सकता? क्या पता कोई ऐसी फूड, चले मान लिया अंडे को आपने पका के खा लिया, ठीक है ना, साल्मोनेला किल हो गया, लेकिन उस फूड के बारे में बताएं कि ऐसा फूड के आपने वहाँ पे फल भी रखे थे, आपने उसके अंदर कुछ ऐसा डेजर्ट रखा था कि जो ठंडा आप खाते हैं, ठीक है, आइसक्रीम के अलावा और कस्टर्ड हो सकता है, तो क्या उसके अंदर नहीं जा सकते उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है ना। इसलिए आई विल एडवाइस के जब भी आप एग को यूज करते हैं ना, एग घर से मतलब लेके आते हैं बाजार से, तो उनको वॉश करके हल्का सा रिंस करके, ठीक है ना। बल्कि इससे एक और फायदा आपको हो सकता है, जब आप अंडों को पानी में डिप करेंगे ना, तो ऐसा अंडा कि जो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर दे, तो वो 100% ना खराब होता है, ठीक है ना। इससे आपको दो फायदे हो गए ना। वैसे देखा होगा आपने कि तोड़ के पता लगता है, दुकानदार जो कहता है जी नहीं जी सही है, ठीक है ना, जब तोड़ के आप लेके जाएंगे कहता है जी ये आपका फॉल्ट है, आपने बस तोड़ दिया ये हो गया। तो इसलिए हमेशा ये आप अपनी प्रैक्टिस बना लें घर पे कि जब आप अंडे लेके आएं तो अंडों को आप पानी में डिप कर दें थोड़ी देर के लिए, उनको वॉश करके और फिर उनको आप फ्रिज में रखें, ठीक है ना। उससे फायदा ये होगा कि आपको एक तो साल्मोनेला से फूड पॉइजनिंग का मसला नहीं हो सकता, दूसरा जो है उसमें जो आपके ऐसे अंडे जो ऑलरेडी खराब हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब भी इनका अंडों का सीजन होता है ना उस वक्त तो यूज होते हैं, लेकिन जब एक्स्ट्रा या ओवर प्रोड्यूस होते हैं ना उनको आप स्टोर करते हैं, ठीक है ना। ये जो मुख्तलिफ किस्म के जो ताजर हैं वो उसको स्टोर कर देते हैं अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, बड़े बड़े उन्होंने कोल्ड स्टोर रखे होते हैं उनके अंदर वो उसको स्टोर कर लेते हैं। तो जब वो उसके अंदर स्टोर करते हैं फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप जब बाजार से परचेज करें उनको वॉश करके फिर आप उनको फ्रिज में रखें, तो उससे थोड़ी सी आपको। सर हाँ जी। सर ये जो वेट लिफ्टर्स रॉ एग्स खाते हैं तो ये गलत करते हैं सर? गलत करते हैं 100%, इनका वो गलत दिमाग खराब होता है, और ये वो करते हैं जो देसी होते हैं, और देसी वाले जो होते हैं ना जो पाकिस्तानी ये जो जाहल किस्म के लोग हैं वो खाते हैं। हालांकि जी जब आप कुक करते हैं, कुक करने से उसकी जी। डिजेस्टिबिलिटी डिजेस्टिबिलिटी है ना वो और जरा इम्प्रूव करती है, ठीक है। लेकिन अगर रॉ फॉर्म में करते हैं उसकी डिजेस्टिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप अच्छा। को कुक करके खाएंगे तो वो जल्दी डिजेस्ट होगा और जल्दी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और जल्दी आपकी बॉडी में मेटाबॉलाइज होगा। अगर आप उसको सही हो गया। तो उसकी बॉडी के अंदर डिजेशन भी लेट होगी और उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म भी लेट हो सकती है। तो इसलिए जो चीजें आपको कुक कर खाने चाहिए उनको कुक करना चाहिए, ओवर कुक नहीं करना सर चाहिए। तो ये फार्मी एग भी इसी तरह हार्मफुल है जिस तरह देसी हैं हाँ जी। रॉ एग? हाँ जी।
मैंने कहा फार्मी एग भी इसी तरह हार्मफुल है जिस तरह देसी एग्स है, हाँ जी, रॉ एग्स। दोनों का सोर्स तो यही है ना। तो देसी अंडा कौन सा अच्छा। डायरेक्ट मां से गिर जाता है, वो भी तो मुर्गी देती है ना, क्या ख्याल है? तो वो आप जैसे यस सर। मुर्गी दे रही है तो मुर्गी के अंदर से वो गंद भी तो सारा निकलता है, तो उसको वॉश करना जरूरी है। बाकी है कि न्यूट्रिशन प्रोफाइल दोनों की डिफरेंट है थोड़ी सी, क्योंकि जैसे होता नहीं है, स्पीशी टू स्पीशी वेरी करती है। आप देखेंगे दूध बफलोज देती हैं तो किसी का दूध ज्यादा होता है, किसी कम होता है, किसी में फैट ज्यादा होती है, किसी में फैट कम होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से लाइकवाइज जो देसी और जो फार्मी मुर्गी है ना, दोनों के अंडों की न्यूट्रिशन प्रोफाइल के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ये तो कंफर्म बात है। अमीनो एसिड का कुछ इस तरह से चीजों का और मिनरल्स का कुछ ना डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो बाहर कहने का मतलब ये यस सर। है कि हमारे पास जो ज़रा अवेलेबिलिटी है वो फार्मी अंडों की है, और वो कह लें कि अफोर्डेबल भी प्राइस में मिलते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो फिर देसी खाना पसंद करते हैं, लेकिन आगे वो अपनी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जो आपकी प्रोटीन है वो दोनों दे रहे हैं, ठीक है ना। एल्बुमिन दोनों में है, और दोनों की जो प्रोटीन की अवेलेबिलिटी है बॉडी में वो 95% होती है, ठीक है ना, जिनकी बायो अवेलेबिलिटी। बाकी उसके अलावा एक्स्ट्रा जो आपके मिनरल्स हैं या और से अमाइनो एसिड होते हैं वो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में आपको जो प्रोटीन की जो मिल रही है वैल्यू, वो दोनों में तकरीबन सेम मिलती है, स्लाइड से डिफरेंस हो सकता है। जी सर। अच्छा जी, अब आते हैं जी मिल्क से भी बाज़ दफ़ा लोगों को हो सकता है जो टॉक्सिसिटी। तो लैक्टेटिंग काउज जो होती हैं फीडिंग ऑन रैशंस कंटेनिंग पोटेंशियली टॉक्सिक सब्सटेंसेस स्क्रीड देम इन मिल्क। तो बहुत सी जो बफलो का उनको हम देखें ना, आमतौर पे देते हैं, वो चारा देते हैं, ग्रीन चारा भी होता है दूसरा। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आपके साथ ना, उनके जो गाय भैंस होती है ना, उनको जब हम चारा देते हैं ना, जिनके अंदर मॉइस्चनेस की वजह से फंगस ग्रो करती है, और वो फंगस जो होती है ना उसके अंदर ना एफ्लाटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती है, और वो जो एफ्लाटॉक्सिन होते हैं ये भी आपकी मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर एफ्लाटॉक्सिन जो होते हैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, और जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो अपनी जो इस तरह की जो फूड होती है उसको वो सर्टिफाई करवाते हैं कि दैट शुड बी एफ्लाटॉक्सिन फ्री, ठीक है ना। और इस पे कंपनीज बहुत ज़्यादा अपना हैवी बजट भी लगाती हैं कि जितनी भी आपकी ये नेस्ले है और बाकी इस तरह कंपनी जो ये मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, ये फार्मर को फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है ना, फार्मर्स को एजुकेट करती हैं कि किस तरह से वो जानवरों को फॉडर दें, कौन सा ना दें, ठीक है, ताकि उनकी जो आगे से मिल्क जो है उसके अंदर इस तरह की हार्मफुल चीज़ें मौजूद ना हों, ठीक है ना। तो ये जो अच्छी कंपनियां हैं ये फ्रॉम फार्म से लेकर, ठीक है ना, प्रोसेसिंग तक ये चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, और उस पे इनके काफ़ी ज़रा वसाइल भी लगते हैं, इसलिए फिर इनकी जो प्रोडक्ट होती हैं थोड़ी सी कॉस्टली भी होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जब भी आप देंगे ना तो या रेगुलेट करेंगे एनवायरनमेंट को, तो उसमें आपका वसाइल लगते हैं, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसके अलावा जी काउस फीडिंग ऑन केल एंड अदर क्रूसिफरी प्लांट्स secrete goitrogens इन मिल्क। ये लास्ट टाइम हमने बात की थी जब प्लांट्स से जो टॉक्सिन थे उसके अंदर हमने बात की थी कि कुछ ऐसे टॉक्सिन होते हैं कि जो आपके ये गोइटर का बायस बनते हैं, ये आपके जो थायराइड ग्लैंड के जो अंदर जो आपकी इंसुलिन क्या कह रहा हूँ आयोडीन जो है उसकी मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में बात की थी, तो वही वाले जो आपके गोइट्रोजन्स है ना ये मिल्क में भी आ सकते हैं। अगर कोई जानवर जो है वो चारा खा रहा है जिसके अंदर आपका जो क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट्स वो खा रहा होगा, जैसे देखा होगा आपने ये जो क्या कहते हैं गोभी वगैरह है, ठीक है ना, गोभी का जो प्लांट बड़ा होता है उसको भी काट के चारे के तौर पे खाया जाता है। बल्कि जब इस तरह का आप उनको चारा देते हैं तो उनके दूध के अंदर एक ना स्पेसिफिक तरह की ना स्मेल भी आती है, ठीक है ना, जो कि फील होती है दूर से ही ना, कि दूध के अंदर ना एक स्मेल आना शुरू होती है। इसके अलावा अगर आप जानवरों को बाद दफ़ा वो देते हैं गार्लिक वगैरह या इस तरह चीज़ें ना उनके हाजमे को ठीक करने के लिए, तो उसकी भी स्मेल आपको दूध में फील हो रही होती है कि ये इसमें कुछ ना वो है। तो बेसिकली जितने भी वो फीड करने के दौरान उनको
आप देंगे फॉडर के अंदर चीज़ें, वो उनके दूध के अंदर उनका इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है? तो इसलिए हमेशा जो जानवर होते हैं, उनके अंदर इस तरह के अगर इश्यू है, तो अगर वो बीमार है, तो उसको सेपरेट कर दिया जाए, जब दोबारा से हेल्दी हो तो फिर उसको आप यूज़ करें फॉर मिल्क, ठीक है ना? और उसके अलावा जो उनका फॉडर है दैट शुड बी कंट्रोल्ड, ठीक है ना? अदरवाइज़ फिर ये इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। So, in Tasmania in 1956, such milk responsible for enlargement of thyroid in several children. तो ये पुरानी कोई रिसर्च उन्होंने बताई है जी कि तब बच्चों के अंदर ये थायराइड का मसला आया था इसी वजह से. Similarly, aflatoxins find their way in milk when cows feed on contaminated rations infected with the mold. तो वही बात है कि ये आमतौर पे ये मुख्तलिफ किस्म के मोल्ड और फंगस जो हैं ये जब ग्रो करते हैं, आपने चारे को सही तरह से केयरफुली स्टोर नहीं किया, उसमें नमी आ गई, नमी की वजह से ये ग्रोथ हो गई मोल्ड की, तो उसने क्या किया जी इसके अंदर ये एफ्लाटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस कर दिया और इस तरह से जो है ना आप का जो है जो एफ्लाटॉक्सिन होते हैं ना वो ह्यूमन डाइट का हिस्सा बन जाते हैं और एफ्लाटॉक्सिन आर कार्सिनोजेनिक एंड रिजल्ट इन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आपके वो एफ्लाटॉक्सिन होते हैं वो बॉडी के अंदर फिर ना उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना? और फिर जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन से जो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो आपके लिए कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं, ठीक है? देन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज एंड एंटीबायोटिक्स आल्सो secreted in milk. ये कुछ तो देखा देखा होगा आपने कि ये जो चारे के ऊपर आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, उनका असरात भी दूध में आ सकते हैं। इसके अलावा जानवर बीमार ना हो, उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स लगाते हैं। वो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि जो चिकन है, उसको आप लगाते हैं एंटीबायोटिक्स ताकि वो बीमार ना हो। तो कुछ लोग होते हैं वो उसकी डोज़ से ज़्यादा लगा देते हैं, ठीक है ना? सिर्फ़ इसलिए कि उनकी वो जो है जानवर हैं वो बच जाएँ, बीमार ना हो, मर ना जाएँ। लेकिन उससे की ओवरडोज़ की वजह से क्या होता है नुकसान के ह्यूमन्स के अंदर जो ना वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट ना इम्यूनिटी आना शुरू हो जाती है और वो बीमारी इनमें आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना? और इसके अलावा जो काउज़ हैं, बफ़लोज़ हैं, उनको वो हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं जी, ऑक्सीटोसिन यानी कि जो मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए। बाज़ दफ़ा जो काऊ बफ़लोज़ हैं, वो दूध उनका ज़्यादा करने के लिए, ठीक है ना? और उनको मल्टीपल टाइम मिल्किंग करने के लिए, ठीक है ना? कि अगर उन्हें सुबह-शाम मिल्क देना तो उनको 2 से ज़्यादा दफ़ा मिल्किंग की जा सके, ठीक है ना? उसके लिए फिर उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ऑक्सीटोसिन के और ये हार्मोन जो होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है जी कि वो जो जानवर है, एक तो वो भी वीक होना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है कि एक बंदे की कैपेसिटी है कि वो 2 टाइम काम कर सकता है, ठीक है ना? तो उसको आपने 3 टाइम कहा जी कि आप 3 टाइम काम करेंगे, 4 टाइम काम करेंगे, तो वो अपनी कैपेसिटी से जब ज़्यादा काम करेगा तो डेफ़िनिटली वीक होगा और बीमार होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये इस तरह के जानवर होते हैं, उनकी लाइफ़ भी कम होती है और ये ह्यूमन्स के लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है ना इक्वली कह लें कि वो पोटेंट है फॉर ह्यूमन्स, ठीक है ना? ह्यूमन्स के अंदर भी उसी तरह के जो सिम्पटम्स हैं और उस तरह के इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। लाइक कि उसमें जो फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर डिफरेंट तरह के जो अननेसेसरी चेंजेस आना शुरू होती हैं। इसलिए हमेशा जो है जो मिल्क जो है वो भी आप अपने ग्वाले से पूछें कि जनाब वो सर्टिफ़ाइड या सही तरीके से उसको कर रहा हो। लेकिन ये बहुत कम हो गया है मतलब इस तरह से ये दूध जो है वो मतलब है कि वो आपको सही मिले। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कि वो खुद जाके फार्म से कलेक्ट करते हैं। करीब अगर आपके घर के करीब कोई ऐसा फार्म है छोटा-मोटा, तो वो लोग खुद अपनी निगरानी में दूध लेके आते हैं। वरना जो आम सप्लायर हैं जिसे हम दोधी बोलते हैं, तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ से भी उनको मिलता है, जैसा मिलता है, तो वो फिर जो है दूध जो है ना वो सप्लाई कर देते हैं। तो जो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं बल्कि इससे भी ज़्यादा फिर मैंने देखा कि बाज़ जो लोग हैं, वो घर में पालते हैं, यानी कि जो थोड़ा-सा कह लें कि देहाती बैकग्राउंड से ना, तो वो तो अपनी भैंसें खुद पाल लेते हैं, ठीक है? लेकिन भैंस को पालना इतना आसान काम नहीं है, भैंस के साथ भैंस होना पड़ता है आपको। तो एनीवेज़ कि जितना भी आपका है ना जितना भी कह लें कि आबादी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना? आबादी के बढ़ने के साथ-साथ ये सारी की सारी आपकी जो फूड है उनके ऊपर आपका जो उनके जो सोर्सेज़ हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता जा रहा है ना, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें महँगी भी होती जा रही हैं और कम भी होती जा रही हैं, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है।
इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़े से कह लें कि प्राइस ज़रा पे करके क्वालिटी की चीज़ें ले लें। ख़ास तौर पे मैं तो ये कहूँगा कि जितनी भी आपकी खाने-पीने की चीज़ें हैं, फूड आइटम्स जो हैं, उनके ऊपर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है ना? बाज़ लोग जो होते हैं कि वो खाने-पीने की चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कोई नहीं सस्ती चीज़ ले लो, ठीक है ना? मतलब या कि घी यूज़ कर रहे हैं तो सस्ता ले लो, ठीक है ना? इस तरह से कोई और चीज़ें हैं वो सस्ती ले लें, ठीक है ना? ये जो चीज़ें हैं आप कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लेते हैं चीज़ों प्राइस के ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत असरात मुरतब कर रहे हैं। इनकी 5-10 साल के बाद लॉन्ग टर्म में जाके आपकी बॉडी में ऐसी तब्दीलियाँ आएँगी कि जो रिवर्सिबल नहीं होंगी और आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उस चीज़ को फिर कवर करने के लिए आपको फिर मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, फिर अलग से आपको उसके लिए फाइनेंस चाहिए होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि फूड के मामले में देखिए बंदा इंसान किस लिए कमा रहा है? इंसान कमा रहा है अपने पेट के लिए। तो अगर आप हेल्दी डाइट ही नहीं ले रहे, ठीक है ना? तो फिर फ़ायदा कैसे कमाइएगा, ठीक है ना? इसलिए हमेशा हेल्दी खाएँ और हेल्दी एक्टिविटी करें। ठीक है? मतलब है कि अच्छी चीज़ खाएँ और साथ एक्टिविटी ऐसी करें हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ कि जिसकी वज़ह से आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर्ली वो मेटाबॉलाइज़ भी हो सकें। ठीक है? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्रोटीन जो है वो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब तब होगा कि जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, वरना अगर ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं प्रोटीन की, ठीक है ना? तो बॉडी के अंदर जो है ना वो अब्ज़ॉर्ब नहीं होता बल्कि उसकी वजह से अननेसेसरी मेटाबॉलाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो यूरिया, यूरिक एसिड बनाते हैं, उसकी वजह से आपके लिवर और किडनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं। लेकिन अगर आप साथ एक्सरसाइज भी करते हैं, ठीक है ना? तो फिर आप उसको यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं, तो फिर आप उससे फ़ायदा प्रॉपर ले सकते हैं, ठीक है ना? अब लोग अक्सर कहते हैं जी कि अब वो खुराकें जो हैं उनमें वो ताकत नहीं है, ये कहना गलत होगा, ठीक है ना? क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा हो चुका है कि खाते तो हम बहुत हैं, ठीक है ना? लेकिन उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है ना? उसका इस्तेमाल नहीं करते और उसकी वजह से बॉडी के अंदर वो उसकी प्रॉपर मेटाबॉलिज़्म नहीं होती और जिसकी वजह से हम फिर तरह-तरह की बीमारियों का वो शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि क्वालिटी फूड लें और क्वालिटी ऑफ लाइफ एन्जॉय करें। So, milk in USA reported to contain a considerable amount of female sex hormones, estrogen, ठीक है ना? इसकी बात अब मैं कर चुका हूँ पहले। तो cows in modern dairy farm milked about 300 days a year, even while pregnant. ठीक है? As pregnancy in cow and advances, more hormones appear in milk. तो मतलब है कि कुछ नेचुरल भी होते हैं, कुछ इंसान खुद उसको इंजेक्ट कर देता है। तो आमतौर पे हमेशा जब जानवर जो है वो प्रेगनेंसी स्टेज में होता है ना, तो उस वक़्त उसका जो मिल्क यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि 50 डेज़ बिफ़ोर और 50 डेज़ आफ्टर यानी काल्विंग जो है ना, उसमें जो टाइम होता है उसमें स्पेयर कर देते होते हैं आमतौर पे बफ़लो को, काऊ को जब तक उसके वो जो काल्फ है, उसकी बर्थ नहीं हो जाती, ठीक है ना? तो काल्फ की बर्थ से 15 डेज़ बिफ़ोर और बर्थ के 15 डेज़ के बाद तक जितना भी वो उसका सेक्रेशन होगी वो बाय डेफिनिशन ना मिल्क नहीं होता, बल्कि उसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं। जो कि उस जानवर के जो बच्चा है उसके लिए होता है, ठीक है ना? बाज़ दफ़ा वो ह्यूमन्स भी उसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो उसको मिल्क हम नहीं कह सकते, ठीक है ना? तो आफ्टर 15 डेज़ आप भी उसको मिल्क के तौर पे ले सकते हैं, वो जो आपकी जो काऊ है बफ़लो से, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले कर लेंगे तो उसमें फिर अननेसेसरी जो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। सो एज़ प्रेगनेंसी इन काऊ एडवांसेस मोर हार्मोन्स अपीयर इन मिल्क, ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा, इसके बाद मिल्क फ्रॉम अ काऊ इन द लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी कंटेन्स अप टू 33 टाइम्स एज़ मच ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोजन कंपाउंड ऑस्ट्रोन सल्फेट देन मिल्क फ्रॉम अ नॉन प्रेग्नेंट काऊ, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे जो है ना आपके बॉडी के अंदर जो है ना वो अननेसेसरी बिहेवियर कॉज़ करते हैं जिसकी वजह से जो है ना ह्यूमन्स के अंदर भी उसके बैड इफेक्ट आते हैं। तो इसलिए हमेशा जितने भी काउस हैं, बफलोज़ हैं, अगर वो स्टेज में होती हैं, तो उनको स्पेयर कर देना चाहिए और उनके मिल्क को कंज़्यूम नहीं करना चाहिए। So in addition, numerous other hormones present in cow milk that may be responsible for cancer and other disease in consumer. जैसा कि मैंने आपको ऑक्सीटोसिन का बात बताया था, तो वो भी।
Then bovine somatotropin, also known as bovine growth hormone, is protein hormone produced in cattle. तो ये भी कैटल्स में प्रोड्यूस होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है ना, उनकी ग्रोथ के अंदर करता है। तो रिकम्बिनेंट बोवाइन ग्रोथ हार्मोन जो है इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड व्हिच इज इंजेक्टेड इनटू द काउ टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है ना। ये बाद जो ऑस्ट्रेलियन काउस हैं और बाकी इस तरह की ब्रीड्स हैं, उनमें ये जो ग्रोथ हार्मोन्स को इंटेंशनली जो इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो उनकी मिल्क प्रोडक्शन को ज़्यादा किया जा सके। लेकिन अगर इनको ओवर यूज़ किया जाए, एक तो उसकी प्रॉपर डोज है ना, उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे डेफिनेटली इसका नुकसान भी होता है। देन bovine growth hormone injected cows have approximately 80% increase in rate of mastitis. Mastitis जो होता है ना, एक डिजीज होती है जिसमें ना उनका जो टीथ होते हैं ना, जिन जो थन होते हैं जहाँ से दूध लेते हैं हम, उनके अंदर जो ना उनका जो उसका जो क्या कहते हैं, इसका जो पोर होता है उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ना तो वो स्वेलिंग हो जाती है, जो उसका थन है वो स्वेल हो जाता है। और जब मिल्किंग करते हैं तो मिल्किंग के साथ जो है ना वो जो उसकी सेक्रीशन है, ये ठीक है ना, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, वो भी दूध के अंदर आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं मैस्टाइटिस, ठीक है ना, कि जो उसके थन हैं उसके अंदर उसकी जो पोर्स होते हैं ना, जहाँ से